हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट, और हमारा जो यूनिट है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस यूनिट का जो टॉपिक ले रहा हूं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, प्रपोज किया था जीमांस ने, और उन्होंने उस जीमांस इफेक्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड पर स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग, इससे रिलेटेड एक इफेक्ट बताया था, और इसी इफेक्ट से इस क्वांटम नंबर को प्रपोज किया था, इसलिए इसका नेम पड़ा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल बताई है, जिसमें हमने देखा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के मेजर एनर्जी लेवल्स को बताता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है वो मेजर एनर्जी लेवल में सबसेल्स को बताता है। अब ये जो है थर्ड क्वांटम नंबर, इट इज रिलेटेड टू द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल्स। मतलब ये जो क्वांटम नंबर है वो ये बताएगा कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, एंड ऑल्सो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। और इसके अलावा न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स हैं उनके 3 डायमेंशनल ओरिएंटेशन को भी बताता है। जब हम ऑर्बिटल्स के शेप के बारे में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन होता है। यहाँ केवल आपको ध्यान रखना है कि इस क्वांटम नंबर से आप ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, ठीक है कि इट गिव्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल एंड आल्सो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस, इट्स वैल्यू फ्रॉम -L0 to +L फॉर एनी वैल्यू ऑफ n। अब आता है कि इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी। तो कोई भी वैल्यू n की दी गई हो, चाहे वो 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, जब हम m की वैल्यूज निकालेंगे तो -L से 0 और 0 से +L तक चलते हैं। इस तरह से टोटल वैल्यूज ऑफ m इक्वल्स टू 2l + 1। मतलब l का जो भी वैल्यू होगा उसके लिए जो m की वैल्यूज निकलेंगी वो होंगी 2l + 1। समझ गए बच्चों कि वह क्वांटम संख्या जो उपकोष की संख्या, जो कि उपकोष में कक्षकों की संख्या और उनके त्रिविमीय विन्यास को बताती है, उसको बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। l के किसी भी मान के लिए इसके जो मान होंगे वो -L0 से +L तक होंगे। मतलब ये है कि m की वैल्यूज जब आप निकालेंगे तो जो भी l की वैल्यू है माइनस लें, फिर 0 तक जाएं और +L तक पहुंचे। अगर आपको ऑर्बिटल्स इन सबसेल्स निकालने हैं तो वो होंगे 2l + 1। मतलब है जो भी l की वैल्यू हो यहाँ पुटअप करें तो आपको पता चलेगा कि एक सबसेल में टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, और टोटल ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट में निकालना है। तो इस तरह से हर एक सबसेल के ऑर्बिटल्स निकालते जाएं, और L0 से मतलब लें और L = n-1 तक जो भी आपको ऑर्बिट दी गई है, इस तरह से समस्त जितने भी जो सबसेल्स हैं उनके ऑर्बिटल्स लेके और इस तरह से उनको जोड़ लें, मतलब उनका समीशन लें, तो आपको पता चलेगा कि एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। अब हम एक एक करके ले रहे हैं। अब मान लो आपको दिया है L = 0, जिसके लिए हम जानते हैं कि क्या होता है S सबसेल, तो n की वैल्यू क्या आएगी 0, -0 0 + 0 मतलब 0 मतलब 1 वैल्यू। 1 वैल्यू का मतलब क्या होगा कि S सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होगा। अब हम आ जाते हैं कि L = 1 हो तो हम जानते हैं कि वो कौन सा सबसेल होता है, P सबसेल। तो इसके लिए n की वैल्यूज कितनी होंगी -1, मतलब -L से 0 और +L तक चलना है, तो -1 फिर 0 और +1, तो कितनी वैल्यूज आ गई 2l + 1 के अनुसार 3। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, वो कितने हो गए 3। तो इस तरह से P सबसेल में टोटल ऑर्बिटल्स जो होंगे वो होंगे 3। इनमें से एक कहलाता है px, तो एक कहलाता है pz, तो ये है py, इस तरह से। फिर L = 2 ले तो d सबसेल्स होंगे, मतलब d सबसेल होगा। तो उसके लिए देखो m की वैल्यूज कितनी हो जाएंगी -2 फिर -1 फिर 0 +1 और +2, मतलब है -L से स्टार्ट करके +L तक चलना है। मतलब अगर आप ऑर्बिटल्स देखें, ठीक है, तो ऑर्बिटल्स कितने होंगे 5। इस वैल्यू में आप कैलकुलेट कर सकते हैं रख के। तो 5 ऑर्बिटल्स, इस तरह से d सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे 5।
और अगर हम n इक्वल टू 3 लेते हैं तो f सब सेल होता है, तो m की वैल्यूज आएंगी 7, -3 से 0 तक जाएं और फिर +3 तक, कुल मिला के 7 जो है ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब टोटल जो अगर हम इसमें देखें कि ऑर्बिटल्स, ठीक है, तो आप जानते हैं 2l+1 से कैलकुलेट करते हैं, तो 2 × 3 + 1, तो ये कितने हो गए 7, और वो 7 इस तरह से, मतलब है कि f सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरह से m से आपने देखा कि अगर s है तो 1 ऑर्बिटल, p है तो 3 ऑर्बिटल, d है तो 5 ऑर्बिटल, और अगर f है तो 7 ऑर्बिटल्स होंगे। तो इस तरह से वो क्वांटम नंबर जो सब सेल में क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ गए ना? ये जो क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन भी बताता है, हम ऑर्बिटल के शेप में देखेंगे इस तरह से। अब हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं। देखो s ऑर्बिटल है तो m की वैल्यू हमेशा 0 लेनी होती है, px py हो, चाहे वो 2px हो या 2py हो या 3px हो 3py, m की वैल्यू ±1 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर tz कहीं आता है और उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पूछा है तो इसको 0 लें। dz स्क्वायर में आ जाए तो m की वैल्यू 0 है, dx² y² m की वैल्यू +2 है, dxy के लिए -2 है, dyz और dzx के लिए m की वैल्यू ±1 कुछ भी ले लें। हम देखेंगे कि इनकी कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपने देखा ये है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ गए ना? तो इसे आप नोट कर लें। अब देखो हम फोर्थ क्वांटम नंबर पे आते हैं और वो है स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चक्रण क्वांटम संख्या प्रपोज्ड बाय यूलेनबेक। ठीक है, ये क्या है? तो देखो ये जो क्वांटम नंबर है ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन, ठीक है, उसकी अपनी ही एक्सिस में जो स्पिन होती है उसको बताती है। और इलेक्ट्रॉन के दो स्पिन हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो s की जो वैल्यू होगी वो +1/2, या हम उसका साइन u बनाएंगे। और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो वो होती है -1/2, और या इसको इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज बताते हैं। तो इस तरह से वो क्वांटम नंबर जो किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इसके अलावा एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसको बताती है, वो कहलाता है क्या? स्पिन क्वांटम नंबर। समझ गए बच्चों कि वह क्वांटम संख्या जो किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को और उस कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसको बताता है, वो कहलाता है क्या? हमारा चक्रण क्वांटम संख्या। m का कोई भी वैल्यू हो, ध्यान रखें m की कोई भी वैल्यू दी गई हो, चाहे वो 0 हो या -1 हो या +1 हो या -2 हो +2 हो, m की कोई भी वैल्यू हो, हर एक m की वैल्यू के लिए s की दो वैल्यूज होंगी, एक +1/2 और एक -1/2। +1/2 क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त चक्रण, और -1/2 जो है वामावर्त अर्थात एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को बताती है। तो इस तरह से वह क्वांटम संख्या जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन के चक्रण और उसके अधिकतम संख्या को बता रही है। अब देखो जैसे हमने n = 0 तो हम जानते हैं s उपकोष होता है, s सबसेल होता है, तो m की वैल्यू 0 आएगी, एक ही वैल्यू होगी, तो s की दो वैल्यू हो जाएंगी, +1/2 -1/2, मतलब s कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों के जो स्पिन है वो अपोजिट होंगे। इस तरह से चलेगा। L1 हो तो p ऑर्बिटल होते हैं या p सबसेल होता है, तो n की वैल्यू हम जानते हैं -1 0 +1, तो हर एक n की वैल्यू के लिए आप लिखते जाए +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि p में 3 ऑर्बिटल हैं और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 3 जो आप देख रहे हैं तीनों ऑर्बिटल के एक इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज है, तो एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है। फिर आता है l = 2, तो हम जानते हैं d ऑर्बिटल्स होते हैं या d सबसेल होता है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो s की वैल्यू हर एक m की वैल्यू के लिए 2 होती जाएंगी, तो कुल मिला के ये s की वैल्यू कितनी हो जाएंगी 10, जिनमें से 5 जो है +1/2 वाली है तो 5 -1/2 वाली। इसके अलावा अगर आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में, मान लो सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उनके कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, इसी से रिलेटेड है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है 2s + 1।
जहां S है रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर। वो कैसे निकालोगे, तो जो इलेक्ट्रॉन आपको दे रखते हैं अगर वो सभी ऑर्बिटल में एक एक है और वो क्लॉकवाइज है तो S1 मतलब +1/2, S2 मतलब +1/2, S3 मतलब +1/2, इन सबको जोड़ोगे तो क्या होगी 3/2। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ गई 2 × 3/2 + 1 मतलब कितना आ गया 4। इस तरह से इसका मतलब 4 का मतलब क्या हुआ कि इस तरह से 1 2 3 तीन इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज हो सकते हैं या इस तरह से, पहला सेट दूसरा सेट और इसके अलावा इस तरह का हो सकता है या फिर हम कहें कि ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है। तो कुल मिला के ये 4 ओरिएंटेशन हो सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड में। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में वो जो ओरिएंटेशन है वो कितने पॉसिबल है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी से कैलकुलेट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से हमें स्पिन क्वांटम नंबर से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में उसकी स्पिन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ गए ना, तो इसे आप नोट कर लें। अब देखो कई बार क्या होगा कि आपको एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर के सेट दे रखे होते हैं। अब वो पूछता है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल है और कौन सा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट तो याद रखना है कि n की वैल्यू हमेशा l की वैल्यू से ज्यादा होगी। कभी भी ये बराबर नहीं होंगे और कभी ये वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो सकती। l और m बराबर भी हो सकते हैं और l m से हमेशा बड़ा होगा। जैसे पहला सेट मैंने बना दिया n = 1, m = 0, l = 0, s = +1/2 -1/2 0 कुछ भी दे रखी है, मतलब ये तीन में से कुछ भी दे रखा है ना। और एक लिखा n = 1, m = 1, l 0, s ये है। अब पूछा जाए कि इनमें से कौन सा सेट पॉसिबल है, तो देखो ये पॉसिबल है, इसको फॉलो कर रहा है। n 1 है तो m की वैल्यू 0 होगी, इससे छोटी है। l की वैल्यू m की भी l की 0 होगी और s तो इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन आप देखें n और m बराबर नहीं हो सकते। सॉरी यहाँ पर हम ऐसे लेंगे l = a और m 0, यहाँ पर l 1 और यहाँ m, ठीक है। तो इस तरह से ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ये क्या पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि n और l बराबर नहीं हो सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक इसी तरह से मान लो ये तीन सेट दे रखे हैं कि n 2 है, l 1 है, m -2 है। तो देखो यहाँ m l से बड़ा हो गया और दूसरा m n के बराबर हो गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। और इस तरह से ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि n और l जो है बराबर हो गए, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि m 2 हो तो l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, m 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट में क्या दे रखे होते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, उसमें पूछता है कौन सा सेट संभव नहीं है। तो ये इतना बात ध्यान रखें तो आप इजली पहचान सकते हैं, तो ये नोट करें। अब देखो अगर मान लो आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम नंबर्स पूछ लिए हैं, तो क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखिए कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया है, अभी मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना बताऊंगा, पहले आप यहाँ समझ लें। तो इस जो भी आपको सबसेट लिखा है उसके पहले जो भी वैल्यू लिखी है 1 2 3 4 वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताएगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए। जो भी सबसेट में लिखा है उससे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ले सकते हैं। मतलब अगर p लिखा s लिखा है तो l की वैल्यू 0 रखोगे, p है तो l की वैल्यू 1, ठीक है, d है तो l की वैल्यू 2 और f है तो l की वैल्यू 3 लेंगे। समझ गए ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। आप सबसेल बना लें, उस सबसेल के ऑर्बिटल्स बना लें और उसके ऊपर ये वैल्यू लिख दें। ये जो वैल्यू है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताती हैं और इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखकर अगर वो क्लॉकवाइज है तो +1/2 और एंटी क्लॉकवाइज है तो -1/2 लिखना है। देखो कैसे, जैसे मैंने ये लिखा है 2p3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, ये है -1 वाले में, ये है 0 में और ये है +1 में 1 इलेक्ट्रॉन। अब मैं इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो क्वांटम नंबर के सेट निकालूं तो ये देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है तो n की वैल्यू 2, क्यों, क्योंकि ये किसमें है आप देख रहे हैं, ये 2p में है तो 2 हो गया। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान रखें n तो 2 ही आएगा। फिर आता है कि l क्या होगा, तो तीनों के लिए l की वैल्यू 1 आएगी। क्यों आएगी, देखो क्योंकि ये p सबसेट है तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी 1। अब आता है कि m क्या होगा, तो तीनों के लिए बदलेगा। देखो पहला इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो -1 वाले खंड में है और उसका अगर हम दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए लें तो 0 वाले में है और तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आप देखो m+1 वाले में है। तो इस तरह से तीनों इलेक्ट्रॉन
n बदल रहा है। अब आते हैं s क्या होगा, तो देखो इसे इलेक्ट्रॉन हो या ये हो, सब क्लॉकवाइज है, तो s की वैल्यू क्या लिखोगे आप, +1/2 या +1/2 और +1/2। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से पर्टिकुलर एक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा था, तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने क्या निकाल दिए, 4 क्वांटम नंबर के सेट निकाल दिए। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो 2s2 लिखा है, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2 होगी, s l की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्यों, क्योंकि s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0, और जब l 0 तो n 0 होता है, और s क्योंकि क्लॉकवाइज है। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये तीनों तो सेम होंगे क्योंकि उसी सबसेल में है, उसी ऑर्बिटल में है, लेकिन स्पिन बस बदल गई, -1/2। तो इस तरह से एक ही ऑर्बिटल के अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो उनमें 3 क्वांटम नंबर तो सेम होगा, लेकिन चौथा जरूर बदल जाएगा। कभी भी 4 क्वांटम नंबर का सेट 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए कभी भी सेम नहीं आएगा एक ही एटम के लिए। ये पाउली एक्सक्लूजन लॉ भी कहलाता है। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन के 4 क्वांटम नंबर का सेट कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप इसे नोट करें। अब मान लो आपको ऐसा दे दिया गया हो 3dz²1, मतलब 3dz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो बताएं 4 क्वांटम नंबर का सेट क्या होगा। तो देखो 3 से तो पता चल जाएगा n का, d से पता चल जाएगा l का। अब आता कि m कैसे ध्यान रखना है, तो m मैंने आपको अभी बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में कि 3dz² ऑर्बिटल हो या dz² जो ऑर्बिटल होता है, उसके लिए जो m की वैल्यू होती है वो होती है 0, और s तो चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्लॉकवाइज होगा, तो +1/2। ऐसे 2pz लिखा है, तो n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, क्योंकि p में है ये n बताएगा, ये l बता देगा m, क्योंकि pz के लिए m की वैल्यू 0 होती है, और s क्या होगा, +1/2, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन। मान लो 2px1 लिखा है, तो n की वैल्यू 2, p के लिए l की वैल्यू 1, m +-1 कुछ भी ले सकते हैं, और s की वैल्यू क्या होगी, +1/2, क्यों, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अभी हम और देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी देखेंगे क्वांटम नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो ये था कुल मिला के 4 क्वांटम नंबर्स के बारे में, जो कि एक वीडियो मैंने 2 बताया और एक वीडियो ये बता दिया जिसमें आपको 2 क्वांटम नंबर विद एग्जांपल बता दी, तो आप इसको लिख लें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू।